दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिटेन्स पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट। जो ब्रिटेन ने बिफोर वर्ल्ड वॉर टू एक पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट को फॉलो किया था, वो क्या था और ये किस तरह इस ब्रिटेन ने और फ्रांस ने जर्मनी को अपीज करने की कोशिश की थी। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है अपीसमेंट का, ब्रिटिश की पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट, उसको हम समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह इसने वर्ल्ड वॉर टू को लीड किया और वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हुई और इसका क्या रोल था और किस तरह ये अपीसमेंट कंटिन्यू हुई और किस तरह एंड हुई। तो इसको हम इस वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब डेफिनेशन ऑफ अपीसमेंट देखेंगे, अपीसमेंट होता है क्या है। फ्रेंड्स, अपीसमेंट का मीन होता है अपीज करना, मीन सेटिस्फाई करना, काम डाउन करना, उसको ठंडा करना, उसकी बातों को मानना और उसके ऊपर एग्री करना। तो जो ब्रिटेन था वो क्या कर रहा था, जर्मनी की डिमांड्स को मान रहा था, उसके ऊपर उसको सेटिस्फाई कर रहा था बार बार कि अब आप जो है आपकी डिमांड मानी जा रही तो आप रुक जाए। तो फ्रेंड्स, हम बात करें तो जब वर्ल्ड वार टू से पहले क्या था कि जो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था वो था नेविल चैम्बरलेन। वो ब्रिटेन को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो वो जो जर्मनी है, जो नाजी जर्मनी था, जो हिटलर था, उसकी डिमांड्स को मानता जा रहा था, उसको सपोर्ट कर रहा था, फेवर दे रहा था, जिसकी वजह से इसको पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट कहा गया। तो ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर था नेविल चैम्बरलेन, वो चाहता था कि वार ना हो, वो वार से अवॉइड करना चाहता था, क्योंकि अभी 2 डेकेड्स ही हुए थे। 1990 में 1919 में जो है वो वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुई थी, आपको पता है 1914 से स्टार्ट होती है। तो वो बहुत ही ना एग्जॉस्टेड थे और बहुत ही वॉर को अवॉइड करना चाहते थे, उससे बचना चाहते थे, प्रिवेंट करना चाहते थे। तो ब्रिटिश का जो प्राइम मिनिस्टर है वो वॉर को अवॉइड करना चाहता था, उसको दोबारा वॉर से कन्फ्रंट करना, दोबारा वो डिवास्टेशन, डिस्ट्रक्शन, वो सारी कैजुअलिटीज, सारा उससे ना वो थक चुके थे, तो वॉर को अवॉइड करना चाहता था। तो वो कहता था कि अगर हम डिप्लोमेसी कर लें, निगोशिएशन कर लें, एग्रीमेंट्स कर लें, तो हम वार से अवॉइड कर सकते हैं। उसका ये बिलीव था ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर नेविल चैम्बरलिन का। तो उसको ये थिंकिंग थी कि अगर हम जर्मनी के साथ जो एग्रेशन शो कर रहा है, एग्रेसर स्टेट है, उसके साथ निगोशिएशन कर लेते हैं, डिप्लोमेसी कर लेते हैं, तो फिर हम जो है वॉर को अवॉइड कर सकते हैं, फिर हम दोबारा कोई किसी किस्म की जो है यूरोप के अंदर वॉर नहीं कन्फ्रंट करनी पड़ेगी। ठीक है। तो इसीलिए वो फिर हिटलर को अपीज कर रहा था, हिटलर को सेटिस्फाई कर रहा था, उसकी डिमांड्स को फुलफिल कर रहा था। ठीक है। और एक मीन जो हिटलर की टेरिटोरियल डिमांड्स थी, टेरिटरी को गेन करना और अपना मदरलैंड जो था वो फादरलैंड करता था, वो उसकी जो जर्मन स्पीकिंग जो एरियाज थे उनको कंप्लीट कर रहा था, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कर रहा था। तो उन टेरिटोरियल डिमांड्स को जो है ब्रिटेन वो उसको फुलफिल कर रहा था। वो कह रहा था कि हाँ इसका राइट बनता है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल उसके सारे एरियाज उससे ले लिए गए हैं और वो उनको अपना वापस ले रहा है। और काफ़ी वो हार्श ट्रीटी थी और उसके साथ ज्यादती हुई थी। तो इस वजह से जो था ब्रिटेन वॉर से भी अवॉइड कर रहा था और उसको बिलीव था कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में, जो ट्रीटी ऑफ वर्साई है, उसमें जर्मनी के साथ सही ट्रीट नहीं किया गया, अनफेयर वो ट्रीटी है या अनजस्ट ट्रीटी है। तो इस तरह के ये सारा जो था पीस कर रहा था ब्रिटेन किसको, जर्मनी को। अब हम इसकी एग्जांपल्स देते हैं कि किस तरह करके हमें मैनिफेस्टेशन नजर आती है, शो केस नजर आता है इसका अपीजमेंट का, मतलब किस एग्जांपल क्या थी, किस तरह उन्होंने अपीज किया, तो वो समझते हैं। तो जब जर्मनी ने रीआर्मामेंट स्टार्ट की, तो ब्रिटेन ने कुछ नहीं कहा। ठीक है। ब्रिटेन ने कोई किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया, कोई अपोज नहीं किया, क्योंकि जर्मनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी कि उसने आर्मामेंट नहीं करनी, लिमिटेशन थी उसके ऊपर काफ़ी जो थी वो बैन लगे हुए थे कि इतनी आर्मी से ज़्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए। तो जब जर्मनी का पास हिटलर आता है 1933 में प्रोबेबली, तो वो जब आता है तो रीआर्मामेंट स्टार्ट करता है, रीआर्म्ड करता है अपनी फोर्सेस को, और उसके बाद वो राइनलैंड को भी इन्वेड करता है जो कि उसका एरिया था। तो जब ये होता है तो ब्रिटेन कुछ भी नहीं करता। तो आपको चलता है कि ये क्या है, ये एक अपीजमेंट है, उसकी बात को माना जा रहा है, उसको सेटिस्फाई किया जा रहा है। चलो ठीक है, आप अपनी आर्मामेंट करना चाहते हैं तो आप रीआर्मामेंट कर लें। आपको राइनलैंड चाहिए आपके एरिया, तो आपने वहां पे उसको ले लिया, इन्वेड कर लिया, तो अब आप कुछ नहीं करेंगे क्योंकि आपका राइट था। ठीक है। तो इस तरह वो आपको आता है कि अपीज कर रहा है किसको, जर्मनी को। इसके बाद जब जर्मनी इन्वेजन करता है चेकोस्लोवाकिया के ऊपर, तो तब भी आपको पता चलता है कि ब्रिटेन कुछ भी नहीं करता, फ्रांस भी कुछ ही नहीं करता। तो फिर आपको नजर आता है कि जो जर्मनी है उसको फिर से अपीज किया जा रहा है। जर्मनी जो नाजी जर्मनी है, जो हिटलर है, जो उसको फुरर कहते हैं लीडर, उसको उसकी बात को माना जा रहा है, उसके अगेंस्ट नहीं जा रहा। ठीक है। तो ये आपको पता चलता है कि
अपीसमेंट है। अब ये देखिए जो चेकोस्लोवाकिया की इन्वेजन है उस पर पहले क्या होता है कि म्यूनिक एग्रीमेंट होता है एक अपीसमेंट के लिए, जो कि बहुत ही क्या लें कि प्रोमिनेंट और बहुत ही एक क्लियर कट आपको अपीसमेंट नजर आती है कि जिस तरह करके वो क्या क्या लें कि वो अपने आप को झुका रहे हैं या अपने आप को डाउन कर रहे हैं और जर्मनी को उसकी बात मान रहे हैं, लाइक अपने आप को डिसऑनर कर रहे हैं। जिसमें जो होता है ना, जब क्या कहते हैं, जब नेवल चैम्बरलिन जाता है म्यूनिक एग्रीमेंट में तो वो विंस्टन चर्चिल इसको काफी अपोज करता है, कहता है कि आपके पास दो चॉइसेस थी, या तो आपको डिसऑनर अपना एक्सेप्ट कर लें या तो वॉर करें। तो आपने डिसऑनर एक्सेप्ट किया, डिग्निटी को आपने सेक्रीफाइस किया। तो इस तरह करके आपको पता चलता है कि ये म्यूनिक एग्रीमेंट में भी काफी ज्यादा अपीज किया जा रहा है। ठीक है, म्यूनिक एग्रीमेंट होता है, आपको पता है कि जर्मनी जो होता है वो कहता है कि सुडेंट लैंड, जो चेकोस्लोवाकिया का एरिया है सुडेंट लैंड, वहाँ पे जर्मन स्पीकिंग लोग हैं, जर्मन एथनिक लोग हैं, तो वो एरिया हमारा है, वो क्लेम करते हैं। क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्साइल से पहले, वर्ल्ड वॉर वन से पहले या वर्ल्ड वॉर वन में वो एरिया उसी के पास था, जर्मनी के पास। लेकिन वर्ल्ड वॉर वन जब एंड होती है, जब वो वैंक्विश हो जाता है जर्मनी जब हार जाता है, तो उसके बाद डिफीट के बाद वो एरिया चेकोस्लोवाकिया को दे दिया जाता है। तो अब वो रिक्लेम कर रहा है, जर्मनी कह रहा है कि जो स्टूडेंट लैंड है चेकोस्लोवाकिया के अंदर वो हमारा एरिया, वहाँ पे जर्मन स्पीकिंग लोग हैं, जर्मन एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं, तो वो एरिया हमें दिया जाए। तो वहाँ पे उसको मान लिया जाता है, उस एग्रीमेंट को कहते हैं म्यूनिक एग्रीमेंट, कि जो स्टूडेंट लैंड है चेकोस्लोवाकिया का जो एरिया है वो उसको दे दिया जाए। तो ये वो चीज़ थी जिसमें जो नेविल चैम्बरलिन था, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर, उसको ये होप थी कि अब एंड है, अब इसके बाद कोई टेरिटोरियल डिमांड नहीं होगी, इसके बाद जो है हिटलर डिमांड नहीं करेगा, इसके बाद कोई एक्सपेंशन नहीं होगी, या कोई इस तरह की हमें थ्रेट नहीं होगा वार का, कोई इन्वेजन नहीं होगी। लेकिन जो चर्चिल था, बाकी जो तुमने काफ़ी क्रिटिसाइज किया कि ये भी आपको नहीं करना चाहिए था, आपने तो सीधा सीधा क्रिस्टल क्लियर आपने उसकी बात मान लिया और उसको एरिया दे दिया जो कि उसका नहीं बनता। तो इस तरह करके जो आपको पता चलता है कि अपीजमेंट होती है, अपीजमेंट की एग्जांपल है कि ऑस्ट्रिया के ऊपर भी वो कर लेता है इन्वेजन, कुछ भी नहीं होता, चेकोस्लोवाकिया के ऊपर, सुडेनलैंड के ऊपर, फिर उसके बाद उससे पहले आपको पता चलता है कि राइनलैंड का है री आर्मामेंट है, फिर उसके एट द एंड जब वो पोलैंड के ऊपर करता है इन्वेजन, तब जाके वो वार डिक्लेयर करते हैं ब्रिटेन लोग और फ्रांस की जो लोग होते हैं। तो ये सारा उसमें। अब हम फ्रेंड्स, जो पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट थी ना, सबसे पहले तो इसको काफ़ी अप्रिशिएट किया गया, काफ़ी इसको पॉपुलैरिटी मिली, क्योंकि उस वक्त ये था कि जो परसेप्शन था वहाँ के पब्लिक में वो ये था कि इस पॉलिसी के थ्रू हम वॉर पे दोबारा इंटेलिजेंट नहीं होने वाले, हमारा जो वॉर से जो है ना हम इंगेज नहीं होंगे, हम वॉर से अवॉइड कर लेंगे। तो एक तरह की वो रीजनेबल भी था कि आप वॉर को अवॉइड कर, लेकिन किसको पता कि दोबारा वॉर हो जानी है। तो वो उस वक्त उस टाइम में जो परसेप्शन थी, क्योंकि उस वक्त भी वो वर्ल्ड वॉर वन से उन्होंने कन्फ्रंट किया था, अभी वो वर्ल्ड वॉर वन के जो डिवास्टेशन थी, जो कॉन्सिक्वेंस थे, जो उसकी बैड रिजल्ट्स थे, आउटकम्स थे, वो उसको फेस कर रहे थे। तो उसके लिए ये जो पॉलिसी थी काफ़ी अट्रैक्टिव थी, या गुड पॉलिसी कंसिडर किया जा रहा था कि ये बेटर पॉलिसी है। तो जो पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट है उसको काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली। ठीक है, और जो चैम्बरलिन थे जब वो म्यूनिक एग्रीमेंट करके आते हैं जर्मनी के साथ, म्यूनिक एग्रीमेंट, तो वो फिर आते हैं और पब्लिक में आके जो होता है ना, वो पेज जिसपे वो एग्रीमेंट कर किया होता है, साइन किए होते हैं हिटलर ने, और एग्रीमेंट कहा होता है कि इसके बाद कोई नहीं होगा टेरिटोरियल गेन, और इसके बाद हम नहीं करेंगे। तो वो उस पेपर को ऐसे वेव करता है। ठीक है, वो उस पेपर के जहाँ पे साइन किए वो चैम्बरलिन ने भी साइन किए हुए थे, और उस पेपर के ऊपर हिटलर ने भी साइन किए हुए थे कि अब जो है वो और कोई चीज़ नहीं करेगा। तो वो उसको वेव करता है पब्लिक में, वो कहता है कि आई बिलीव्ड इट इज़ द पीस फॉर आवर टाइम, कि अब इसके बाद वो कहता है कि अब कोई हमारे पास वार नहीं होगी, अब पीस होगा, अब जो होगा अमन होगा, अब सुकून होगा, अब दोबारा कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो वो बड़ा ही खुश होते हैं, बड़ी पॉपुलेशन जो होती है, पॉपुलैरिटी, वो उसको फेम मिलता है। तो इस तरह करके जो होता है चैम्बरलिन को काफ़ी पॉपुलर होता है और वेलकम किया जाता है, चीयरफुल क्राउड जो होता है वो उसको वेलकम करता है, और उससे वो कहते हैं कि उनको बिलीफ आता है कि अब हमने वॉर से अवॉइड कर ली। अब वो मीन कि उनको एक तसल्ली मिल जाती है, उनको एक तरह की खुशी मिल जाती है कि शुक्र है, वो शुक्र अदा करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, जुबिलेशन करते हैं कि अब थैंक गॉड कि अब हमारे पास दोबारा से कोई वार में नहीं जाएंगी, जिस तरह पहले हम वार में इंडल्ज थे, क्योंकि काफ़ी कैजुअलिटीज हुई थी यूरोप में, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी। तो उसके बाद जब वो आता है तो सेलिब्रेशन होती है, और उसको इनवाइट जो होता है, किंग होता है ब्रिटेन का, वो उसको इनवाइट करता है, जो किंग और क्वीन होते हैं वो बुकिंगम जो पैलेस है उसमें उसको इनवाइट करते हैं, उसके साथ डिस्कशन करते हैं। तो ये सारा था अपीजमेंट। अब फ्रेंड्स, अपीजमेंट को मैंने आपको पहले भी कॉजेज बताई कि क्यों इतना पॉपुलर था, इसको थोड़ा सा और समझते हैं।
कि अपीजमेंट में क्या क्या आता है, क्या रीजन थी अपीजमेंट की, क्यों अपीज कर रहा था ब्रिटेन बार बार जर्मनी के ऊपर। पहले मैं बताया था अवॉइड कन्फ्लिक्ट से अवॉइड करना चाहते थे जब ब्रिटिश के लोग, बाकी जो लोग थे, क्योंकि जो ग्रेट वार था जिसे कहते थे वार टू एंड ऑल वार्स, ग्लोबल वार कहते थे या ग्रेट वार कहते थे, वर्ल्ड वार 1 नहीं कहते थे क्योंकि वर्ल्ड वार 2 के बाद उसको नाम दिया गया वर्ल्ड वार 1 का। तो वो काफ़ी इस पॉलिसी को इस वजह से वेलकम कर रहे थे, क्योंकि जो सफरिंग थी, वो जो बैड कॉन्सिक्वेंस थे, वो उसको अभी तक उसको रिपेयर नहीं कर पाए थे, वो अभी तक उसी में ही इंडल्ज थे, अभी तक ही उनके ऊपर वो उसके बैड इम्पैक्ट्स और इफेक्ट जो थे अभी भी थे लोगों के ऊपर। तो इस वजह से ये इसको अपीजमेंट पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखें तो 1930 में आपको पता चलता है कि डिप्रेशन आता है, इकोनॉमिक डिप्रेशन, इकोनॉमिक पूरी दुनिया की जो होती है ना फॉल कर जाती है, काफ़ी इशू होता है जो होता है इस तरह का। तो ब्रिटेन के अंदर 1930s में जो होता है वो डिप्रेशन आता है, उसका इम्पैक्ट होता है, वो उससे स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो इस तरह करके वो एक और वार को अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे, मतलब हैवी री आर्मामेंट करना। ऐसे तो आर्मामेंट नहीं होती ना, पैसे लगते हैं आपके पास, तो आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। लेकिन 1930 में आपको पता चलता है कि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है, जिसमें सारों जो कंट्रीज होती हैं यूरोप की, उनकी जो इकोनॉमी होती है काफ़ी डैमेज होती है, काफ़ी वीक हो जाती है। तो उस वक्त वो कंडीशन थी कि वो जो ब्रिटेन के लोग थे वो इस चीज़ को अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे कि हम दोबारा वॉर में जा सकें, वो उस काबिल ही नहीं थे, उसकी उनकी वो कंडीशन ही नहीं थी। और इसके अलावा जो थी, इसके लिए हैवी री आर्मामेंट करनी पड़ी थी उनको दोबारा से, जो पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने आर्मामेंट की थी, वही उसी तरह करके उनको दोबारा री आर्मामेंट करनी पड़ी थी, जो कि बहुत ही टफ टास्क था उनके लिए, ठीक है। बाकी ये था अपीजमेंट पॉलिसी का, कि मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि उनका ये बिलीफ था ब्रिटेन का और बाकी जो स्टेट्स थी, कि वो कह रहे थे कि जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हुई है वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, उसमें जर्मनी के साथ सही ट्रीट नहीं किया गया। तो जर्मनी का ये राइट है, उसका ये हक है कि वो जो है अपनी जो लैंड्स हैं, जो टेरिटरी है जो उसने लूज कर दिया, वो उसको रीगेन करे। तो ये उसका राइट बनता है, तो कि वो अपनी टेरिटरी को रीगेन कर, जो उनसे छीन ली गई थी, और अपनी फोर्सेस को भी जो उसकी वीक हो गई थी उसको स्ट्रॉन्ग करे, उसको रिबिल्ड करे अपनी वीकेंड फोर्सेस को। तो ये उसका राइट बनता है, ये उसका अपनी सॉवरेनिटी के अंदर या उनका अपना एक हक है, या वो सही कर रहे हैं, तो उसको वो लीगल करार दे रहे थे, लेजिटिमाइज कर रहे थे, ठीक है, ना कि डिलेजिटिमाइज करने के बजाय, उसको रोकने के बजाय। अपीजमेंट की पॉलिसी थी तो कहते ये लेजिटिमाइज है, ये ओके है, ठीक है, करने दे, वैलिड है, ये उनका राइट बनता है। तो ये था फ्रेंड्स कि उनका जो कॉजेज थी अपीजमेंट के, क्यों वो अपीज कर रहे थे बार बार, ठीक है, तो वो आपको पता चलता है, ठीक हो गया। तो इतनी सारी फ्रेंड्स स्ट्रगल्स के बाद, अपीजमेंट के बाद, इतनी ज़्यादा वो लॉस बेयर करने के बाद, जिस चीज़ का डर था वही होता है। मींस जो अपीजमेंट की थी उसकी भी लिमिटेशन आ जाती है, लिमिट आ जाती है, फिर वो कब तक अपीज कर सकते थे। उसके बाद तो उन्होंने कह दिया था ना, म्यूनिक एग्रीमेंट के बाद तो नहीं होना, लेकिन उसके बाद भी हिटलर रुकता नहीं है, हिटलर चलता जाता है, चलता जाता है, जब तक वो अपना सारी जो टेरिटरी है यूरोप की उसको कंकर नहीं कर लेता। तो फिर होता है कि एक वॉर ब्रेकआउट होता है, ठीक है, वॉर स्टार्ट होती है सितंबर 1939 में आखिरकार। जिस चीज़ का डर था वही होता है। होता क्या है कि नाजी सोवियत पैक्ट होता है, मींस जो नाजी होता है, नाजी जर्मनी, और जो सोवियत यूनियन होता है उस वक्त, वो आपस में एक पैक्ट करते हैं, आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है। उसकी वजह से ये होता है कि दोनों आपस में सुलह कर लेते हैं आपस में। उसमें ये चलते, इसमें फिर ये होता है कि हिटलर को ये गारंटी मिल जाती है, श्योरिटी मिल जाती है कि जो सोवियत यूनियन है वो उसके अगेंस्ट अब खड़ा नहीं होगा, क्योंकि सोवियत यूनियन और जर्मनी, इन दोनों के दरमियान में क्या था, पोलैंड था। तो ये उसमें एक सीक्रेट एक होता है, ये अलायंस करते हैं, और एक सीक्रेट ट्रीटी होती है, उसमें ये पॉइंट होता है कि हम पोलैंड पे अटैक करेंगे, आधा पोलैंड आप ले लेना, आधा पोलैंड हम ले लेंगे, ईस्ट आप ले लेना, वेस्ट हम ले लेंगे, ईस्ट पोलैंड और वेस्ट पोलैंड। तो अब हिटलर को पता था कि सोवियत जो है वो पोलैंड के लिए उसके अगेंस्ट कोई इशू नहीं बनाएगा, ठीक है। तो जर्मन जो फोर्सेज होती हैं वो इन्वेड कर देती है पोलैंड के ऊपर 1 सितंबर 1939। और जब भी वो इन्वेड करती है तो फिर ब्रिटेन क्या करता है, पहले तो पोलैंड को एश्योरेंस देता है कि वो जो होगा जर्मनी वो अब नहीं करेगा, पहले तो उसको एश्योरेंस देता है पोलैंड को कि जर्मनी जो है वो अपनी ट्रूप्स को, अपनी आर्मीज को एस्केप करवा देगा, निकाल देगा। लेकिन होता है कि वो नहीं होता ऐसा, जर्मनी बात सुनता नहीं है, वो अल्टीमेटम देते हैं ब्रिटेन वाले। ब्रिटेन जो होता है वो अल्टीमेटम देता है जर्मनी को कि आप जो है विड्रॉ करा लें
अपनी फोर्सेस को, आप पोलैंड में से अपनी जो फोर्सेस हैं, अपनी जो ट्रूप्स हैं, अपनी जो आर्मीज हैं उसको विदड्रॉ कराएं। लेकिन जो जर्मनी होता है उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, ब्रिटेन को कोई रिप्लाई नहीं मिलता, कोई इस तरह का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो आखिरकार फिर क्या होता है, 2 दिन बाद 3 सितंबर 1939 को चैम्बरलेन क्या करता है, वॉर डिक्लेयर कर देता है जर्मनी के ऊपर। चैम्बरलेन कहता है ब्रिटेन इज एट वॉर विद जर्मनी। तो इस तरह करके जो होती है अपीजमेंट की पॉलिसी भी एंड होती है 3 सितंबर को, जब वॉर स्टार्ट हो जाती है। पहले तो उसको अल्टीमेटम देते हैं, एक किस्म का कह लें कि कहते हैं कि आपके पास फाइनल है कि आप इसको विड्रॉ करा लें फोर्सेस को, लेकिन वो जर्मनी इसकी बात नहीं सुनता, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। तो फिर ब्रिटेन भी अपनी जो होती फोर्सेस, अपनी जो वार होती है वो डिक्लेयर कर देता है विद जर्मनी। तो इस तरह की अब जो सारी जो थी ये पॉलिसी वो ख़त्म होती है। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास ब्रिटिश या ब्रिटेन पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट के, किस तरह उसने अपीज किया, क्यों अपीज किया, क्या फैक्टर्स थे, क्या कंडीशंस थी, क्या लोगों की परसेप्शन थी उस वक्त, और किस तरह वो उनका ट्राई था कि हम हिटलर को अपीज कर देंगे तो वॉर से अवॉइड कर लेंगे। लेकिन हिटलर जो है वो रुक नहीं रहा था और उसने पोलैंड के भी कर लिए। उसने फिर सोवियत यूनियन के साथ पैक्ट किया कि पोलैंड के ऊपर हाफ पोलैंड आपका हाफ हमारा, इस साइड वाला आपका, क्योंकि साइड पे रशिया था, इस साइड पे जर्मनी था, तो वो आधा आधा बांट लेंगे। तो इस तरह के ईस्ट और वेस्ट जो पोलैंड था उन्होंने बांट लिया, शेयर कर लिया। तो इस तरह के फिर ब्रिटिश पॉलिसी जो होती है अपीसमेंट खत्म होती है और वॉर स्टार्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।